नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हम लोग रेडिकल्स के द्वारा, मूलक के द्वारा रासायनिक यौगिकों का सूत्र ज्ञात किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहा गया था कि कुछ मूलक के द्वारा अपने से सूत्र भी ज्ञात करना है, और आप में से शायद अधिकांश लोग किए भी होंगे और समझ में भी बात आ गई होगी। और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके अपनी समस्याओं को रखें, मैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसी कड़ी में एक और अगला टॉपिक हमारे पास है, सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो रासायनिक समीकरण है। पिछले क्लास में बात हुई थी कि कोई भी जो रासायनिक समीकरण होता है, उस रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो रासायनिक समीकरण का होगा वो तीर के बाईं तरफ होता है, जिसको अभिकारक या अभिकर्मक रिएक्टेंट कहते हैं। और दूसरा भाग जो तीर के दाहिने तरफ होता है उसको उत्पाद या प्रतिफल, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो जो रासायनिक समीकरण है, इसको अभिकारक और उत्पाद में जो अलग अलग परमाणु है, अलग अलग तत्वों या यौगिकों के परमाणु है, उनकी संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। आज आप हेडिंग देखिए, रासायनिक समीकरण को अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। और ये दो मतलब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो गए। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसी को हम लोग कंकाली समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज देखेंगे कि आखिर ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले इस संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझने से पहले एक विशेष बात की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। अणु और परमाणु पर जाएंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, परमाणु की संरचना चैप्टर होता था वहां, परमाणु और अणु चैप्टर होता था वहां। तो आपने पढ़ा होगा कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, और उसी छोटे कण को अणु कहते हैं। और फिर अणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, आप जितना भी आपने सूत्र पढ़ा है, जितना भी आपने सूत्र याद किया है, या पिछले दिन मूलक की सहायता से आपने सूत्र बनाया, तो आप ऐसे समझिए कि वो जो सूत्र होता है किसी पदार्थ का, वह एक अणु के बराबर होता है, 1 मॉलिक्यूल के बराबर होता है वह सूत्र। और जितने भी सूत्र हैं, जैसे कि हम इसको समझें कि आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जल का सूत्र H2O है। यह जो आप H2O लिखते हैं, यह H2O जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं भाषा में एक अणु जल, एक अणु जल। यह H2O एक अणु के बराबर हो गया, एक अणु जल हुआ। अब अभी तुरंत चर्चा हो रही थी कि अणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं उसी छोटे कण को परमाणु कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यह जो अणु है यह कई परमाणुओं से बना होगा। एक अणु जो जल होगा कई परमाणुओं से बना होगा। आप इसको समझ सकते हैं कि हम लोग प्रसाद के रूप में जो बूंदी का लड्डू खाते हैं, तो एक लड्डू अगर आपके हाथ में है तो वह लड्डू कई छोटे छोटे बूंदी से, या जिसको बुनिया कहते हैं हम लोग, उस बूंदी या बुनिया से बना होता है। तो ठीक उसी तरह से पदार्थ बन गया अणु से, अणु बन गया परमाणु से। तो जल का सूत्र जो H2O है, यह H2O चूंकि सूत्र ही होता है H2O, यह एक अणु जल हो गया। अब इसमें कई परमाणु होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे। जैसे कि सूत्र से पता है, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन तत्व है, H तत्व है, और O तत्व है। O का मतलब हो गया ऑक्सीजन तत्व है। तो एक तत्व हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन जो तत्व है, तो देखिए इसमें दो लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन तत्व के दो परमाणु हैं।
हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु है। यही अणु और परमाणु हम लोगों को समझना है। मैं 1-2 उदाहरण और देता हूं ताकि आप क्लियर समझ पाएं। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। सब बहुत लोग सूत्र जानते भी होंगे। यह हो गया एक अणु ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज। C6H12O6 जो हो गया, यह एक अणु ग्लूकोज है। इसमें 3 तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखिए 3 तत्वों से बना हुआ है ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन C के ठीक दाहिने तरफ नीचे में 6 है, इसका मतलब कार्बन के 6 परमाणु है ग्लूकोज में। हाइड्रोजन के दाहिने तरफ 12 है, इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन के 12 परमाणु है। और ऑक्सीजन के दाहिने तरफ 6 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। इस बात को हम लोग फिर से एक बार क्लियर करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, यह ग्लूकोज का एक अणु है। मतलब आप ऐसे समझिए कि किसी भी पदार्थ का जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला होगा, वह उसके एक अणु के बराबर होगा। तो एक अणु ग्लूकोज में परमाणु कितने होंगे? तो परमाणु तो तत्वों का होगा, क्योंकि परमाणु छोटा भाग है। तो कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु। जैसा कि यहां पढ़े थे, जल का सूत्र H2O है, तो यह H2O जल के एक अणु के बराबर हो गया। यहां पर हाइड्रोजन तत्व का 2 परमाणु और ऑक्सीजन तत्व का 1 परमाणु। यहां कार्बन तत्व के 6 परमाणु, हाइड्रोजन तत्व के 12 परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के भी 6 परमाणु होते हैं। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा मीथेन गैस के बारे में। CH4 उसका सूत्र होता है मीथेन का। ये जो मेथेन गैस है CH4, यह भी एक अणु मेथेन गैस हो गया। मतलब ये CH4 जो है, यह एक अणु मेथेन गैस है, एक अणु मेथेन हो गया। तो एक अणु मेथेन मतलब जो किसी पदार्थ का सूत्र है वह उसके एक अणु के बराबर हो गया। और देख करके अब तो शायद आप बता पाएंगे कि मेथेन किस किस तत्व से बना हुआ है। यहां C मतलब कार्बन और H मतलब हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसको समझेंगे हम लोग। कार्बन के परमाणु की संख्या, कार्बन में चूंकि कुछ भी गुणक नहीं है, ये 4 H में गुना है, ना कि C में गुना है, कुछ भी गुणक नहीं है। तो इसका मतलब कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है। तो एक अणु जो मेथेन होता है उसमें कार्बन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु। एक अणु जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। फिर इसी प्रकार से जल का जो एक अणु होगा उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। मेथेन का एक अणु होगा तो उसमें कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी यौगिक में जो तत्व होंगे उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये जानना आपको जरूरी है। जब इसको आप ठीक से समझ पाएंगे तभी आप आसानी से संतुलित और असंतुलित समीकरणों को समझेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर कि संतुलित और असंतुलित समीकरण को समझते हैं। और जब ये समझ जाएंगे तब फिर अगले खंड में हम लोग असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, संतुलित क्यों किया जाएगा, संतुलित करने का क्या बेनिफिट है हम लोगों को, उसको भी देखेंगे। अभी तत्काल हम लोग दोनों की परिभाषाओं को देखते हैं। तो इस तरह से जो हमने आपको अणु और परमाणु के बारे में समझाया, तो आप कुछ और उदाहरण लेकर के कुछ और यौगिकों को, जैसे कुछ लोगों के मन में बात आ रही होगी कि NaCl जो नमक है यह भी एक यौगिक है। तो नमक, यह नमक का एक अणु हो गया, कह सकते हैं एक अणु सोडियम क्लोराइड कहिए या नमक कहिए। ये एक अणु नमक है, इसमें 2 तत्व है, एक Na सोडियम है और Cl क्लोराइड है। तो Na हो गया सोडियम, यहां नहीं कुछ गुना है तो 1 है, तो सोडियम के 1 परमाणु, और क्लोरीन में भी नहीं कुछ गुना है तो 1 है, यह हो गया क्लोरीन के 1 परमाणु। अब क्या होगा कि कभी कभी समीकरण को बैलेंस करते समय आपको, ये तो अभी हम बात कर रहे थे
कि जो सूत्र होता है वह एक अणु के बराबर है। यह एक अणु मेथेन, यह एक अणु जल, यह एक अणु ग्लूकोज, यह एक अणु नमक। अब सोचिए क्या करते हैं, ये जो पूरा सूत्र है इसके प्रारंभ में यहां 2 लगा देते हैं। जैसे आपने 2 लगाया, आवश्यकता होगी समीकरण को बैलेंस करते समय 2 लगाने का। जैसे आपने यहां 2 लगाया तो अब यह 2 अणु नमक हो गया। पहले से 1 अणु नमक था, अब यही हो जाएगा कितना अणु, यह बन गया 2 अणु। और जैसे ही ये 2 अणु नमक हो गया, अब देखिए यहां 1 को 2 से गुना कीजिए तो अब 2 सोडियम के परमाणु हो गए। क्लोरीन यहां 1 था, 1 में 2 से गुना होगा तो क्लोरीन के भी 2 परमाणु हो गए। ठीक उसी तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं यहां ग्लूकोज से पहले 3 लगा दिए, तो अभी तो 3 नहीं था लगा हुआ, तो 1 था। जैसे आप 3 लगाए तब यह ग्लूकोज का 3 अणु बन गया, 3 अणु ग्लूकोज हो गया। तो स्वाभाविक है परमाणुओं की संख्या भी बदल जाएगी। तो अब 6 को 3 से गुना किए, 6 तिया 18, 18 कार्बन परमाणु हो गया। 12 को 3 से किए, 12 तिया 36 हाइड्रोजन परमाणु हो गया। 6 को 3 से किए, 6 तिया 18 ऑक्सीजन परमाणु हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग जल में आते हैं और कल्पना कीजिए यहाँ 5 लगा देते हैं, तो अब यह 5 अणु जल हो गया। और जब ये 5 अणु जल हो गया तो यहाँ परमाणुओं की संख्या भी बदलेगी। 5 को 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10 परमाणु हो गया हाइड्रोजन का। यहाँ नहीं कुछ तो 1 था, 1 गुना 5, 5 परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ 8 लगा देते हैं मेथेन में, तो यह अब 8 अणु मेथेन बन गया। जैसे 8 लगाए शुरू में, यह 8 अणु मेथेन हो गया। तो परमाणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, और परमाणु की संख्या 1 था कार्बन पहले से, तो 1 गुना 8, तो 8 कार्बन परमाणु और 8 चौके 32 हाइड्रोजन परमाणु। तो अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप अणु और परमाणु के खेल को समझ गए होंगे। और जब तक इसको आप बढ़िया से नहीं समझेंगे तब तक आप फिर संतुलित और संतुलित समीकरण को भी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब समीकरण कैसे, कौन समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो हम लोग दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया कि अभिकारक में जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर उत्पाद में जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है तो हम लोग वैसे समीकरण को ही संतुलित करते हैं। आप याद कीजिए, हम लोगों के घर में या दुकान में देखें कभी कभी तराजू से किसी वस्तु को मापी जाती है, तो एक पलड़ा पर बाट रखा जाता है बटखरा और दूसरे पलड़ा पर सामान को रखते हैं। और कल्पना कीजिए इधर बटखरा है और इधर सामान है और तराजू का पलड़ा ऐसे है, क्या आप इस अवस्था में सामान लेना पसंद करेंगे? ये सीधी सी बात है कि इधर बटखरा है तो ये बटखरा जो है वो ज्यादा हो गया, सामान कम हो गया, इसको हम लोग कहते हैं नहीं और सामान दीजिए, और तब सामान लेते हैं जब ये सीधा धरती के क्षैतिज हो जाता है। यही है बैलेंसिंग, संतुलन। तो यहां हम लोग देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों, अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या
परमाणुओं की संख्या उत्पाद या प्रतिफल के उत्पाद के संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, ध्यान से परिभाषा को समझिए, थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप गौर से समझेंगे, सुनेंगे तो आसानी से समझ में बात आ जाएगी कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग इक्वेशन लेते हैं, आपने नाम सुना होगा जिंक का। जिंक एक धातु है, जस्ता भी इसको कहते हैं, और ये जिंक धातु की अभिक्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से करवाते हैं, तो यह बनाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट एक लवण है यह, ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो हम लोगों को देखना है कि इसमें अभिकारक किधर है, उत्पाद किधर है। तो सबसे पहले देखिए, ये तीर के बाएं तरफ के जितने भी पदार्थ हैं ये सब अभिकारक है, रिएक्टेंट है। आपने पढ़ा था पीछे, ये सब रिएक्टेंट, अभिकारक। और फिर तीर के दाहिने तरफ का जितना पदार्थ होता है इसको कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट या प्रतिफल भी कहे थे। उत्पाद, प्रोडक्ट, ये हो गया अभिकारक, रिएक्टेंट। इतना चीज हम लोग पहले से जानते हैं कि जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है या जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करती है उसको अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये दोनों रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों पदार्थ उत्पाद है, मतलब ये उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं, इस परिभाषा के अनुसार इसको थोड़ा सा समझते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, पहले इस भाग को समझते हैं। अभिकारक जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 ये दोनों अभिकारक है। तो हम लोग देखेंगे कि अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं और उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जब कोई समीकरण आपको दिया जाएगा तो आपको करना क्या है, सभी तत्वों का नाम लिख लेना है ऊपर नीचे करके। आइए देखते हैं अभिकारक में। यहां आप Zn समझ पा रहे होंगे, Zn मतलब जिंक एक तत्व हो गया, H2 में हाइड्रोजन तत्व है, S सल्फर हो गया। आप याद रखिएगा कि SO4 मूलक पढ़े थे, लेकिन तत्व तो S होता है, सल्फर होता है, इसलिए यहां S को अलग कर लिए और O हो गया ऑक्सीजन। अब आप गौर से देखिए कि अभिकारक में यही चार तत्व है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये चार तत्व है। तो चारों तत्वों के परमाणुओं की संख्या को खोजेंगे। जिंक तो केवल एक ही जगह है Zn, तो जिंक और उसमें कुछ गुना नहीं है,
तो एक है गुना छुपा हुआ, तो जिंक के परमाणु की संख्या हो गई 1। हाइड्रोजन, बस एक जगह H2SO4 में हाइड्रोजन है, लेकिन यहां 2 लगा हुआ है, तो अभी हम लोग अणु परमाणु की संख्या निकालने के लिए सीखा था, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 हो गई। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, एटॉमिक नंबर। यहां टोटल कितने परमाणु हैं तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। टोटल परमाणु हाइड्रोजन के 2 हैं। सल्फर में नहीं कुछ गुना है तो 1 है। हम पहले बताए थे ये 4O में गुना है, S में नहीं है। तो सल्फर के परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन में 4 है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4। अब देखिए कहां तक काम कर लिए हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब कहता है उत्पाद के संगत तत्वों, उत्पाद का जो संगत तत्व है उस पर हम लोग जाते हैं कि उत्पाद में कौन कौन सा तत्व है, इसको समझिए। फिर उत्पाद में देखेंगे, देखिए उत्पाद में भी जिंक है, मतलब जिंक के सामने में जिंक लिख दिए। हाइड्रोजन है, यहां है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन लिख दिए। सल्फर है, इसमें है सल्फर, तो सल्फर लिख दिए। ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कि यहां जिंक के बाद तो सल्फर था, आपने सल्फर नहीं लिख के हाइड्रोजन लिखा। तो ऐसा हमने इसलिए किया कि तुलना करने में सुविधा होगी। जिंक के सामने जिंक को रखे, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन को रखे, सल्फर के सामने सल्फर को रखे, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन को रखे, बस यही बात है। अब देखिए उत्पाद में जिंक कितने जगह है, बस एक जगह है, और इसमें नहीं कुछ गुना है तो 1 है, मतलब जिंक के परमाणु की संख्या 1 है। हाइड्रोजन देखिए केवल एक जगह H2 में है, और वहां हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। सल्फर देखिए केवल एक जगह है यहां पर, इसमें कुछ भी गुना नहीं है, ये 4 ऑक्सीजन में गुना है, सल्फर में नहीं है, तो इसलिए सल्फर के परमाणु की संख्या 1। और ऑक्सीजन को देखिए कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, यहां 4 लगा हुआ है, तो 4। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जो अभिकारक में जो तत्व थे, अभिकारक में ये हाइड्रोजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो इसकी संख्याओं की तुलना उत्पाद में जो तत्व है उसमें संगत तत्व से करवाते हैं। संगत मतलब समान गुण वाला। जिंक की तुलना जिंक से करेंगे, हाइड्रोजन की तुलना हाइड्रोजन से, सल्फर की तुलना सल्फर से, ऑक्सीजन की तुलना ऑक्सीजन से, यही हुआ संगत तत्व। संगत मतलब समान गुण वाला, जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो जिंक की परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 है, तो उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2। सल्फर के परमाणु की संख्या अभिकारक में 1, उत्पाद में भी 1। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में 4 और उत्पाद में भी 4। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण हमारे सामने लिखा गया है Zn प्लस H2SO4, ये बनाता है ZnSO4 प्लस H2। यह जो रासायनिक समीकरण है इसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अतः यह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। इस तरह से आप और सब समीकरणों को भी चेक कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण संतुलित है या नहीं। अभी देखिए यहां अभिकारक में 4 तत्व था, यहां भी उत्पाद में 4 तत्व है, तो चारों तत्वों के संगत तत्वों के संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें से किसी एक तत्व की संख्या बराबर नहीं है तो इसका मतलब वह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं हुआ। सभी तत्व, जितने तत्व अभिकारक में, चाहे वो 2 तत्व हो कि 5 तत्व हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने तत्व अभिकारक में है और उसके परमाणुओं की जितनी संख्या है, उत्पाद में भी उतना ही तत्व होना चाहिए और उसके परमाणु की संख्या भी उतनी होनी चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आपके पाठ्य पुस्तक में ढेर सारा समीकरण दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो आइए दूसरे प्रकार के समीकरण पर हम लोग आते हैं। दूसरा हमारा है असंतुलित रासायनिक समीकरण।
असंतुलित रासायनिक समीकरण। मैं इसी परिभाषा को थोड़ा सा एडिट कर देता हूं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या के, उसमें देख रहे थे बराबर, इसमें देखेंगे बराबर नहीं होती, संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस एक शब्द जुट गया यहां पर, गौर से देखिए, यही एक शब्द है जो पूरे परिभाषा को बदल दिया। बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा पूर्ण रूप से बदल चुका है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा ही सरल समीकरण हम लोग पिछले क्लास में लिए थे कि H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिल करके जल का निर्माण करता है H2O का। फिर उस परिभाषा के कसौटी पर इसको कसने का प्रयास करते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या, देखिए फिर वही बात, ये अभिकारक हो गया, ये H2 और O2 जो है यह हो गया आपका अभिकारक, ये अभिकारक है, और ये जो आपका जल बना ये उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो अभिकारक में तत्व कौन कौन है? यहां हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो ही तत्व है अभिकारक में। और देख पा रहे होंगे आप हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 लगा हुआ है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 2 है। उत्पाद में जब जाएंगे तो यहां भी 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चूंकि H2O में H हो गया हाइड्रोजन, O हो गया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखिए 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन में क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ है। जब कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। आइए अब चेक करते हैं हम लोग कि अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, उत्पाद में फिर अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं यह जो समीकरण दिया गया है यह समीकरण हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब इससे पहले वाले उदाहरण में हम आपको बता रहे थे कि 4-4 तत्व, 5-5 तत्व या 2 तत्व या 3 तत्व रहेंगे, लेकिन उसमें से किसी भी तत्व, किसी भी एक तत्व के या किसी भी एक संगत तत्व के अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है इसका मतलब वह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो यह समीकरण असंतुलित है क्योंकि यहां ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, तो अतः यह असंतुलित समीकरण है। और हम लोग एक चीज और जानेंगे, इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। और आपने नाम सुना होगा कंकाल के बारे में, स्केलेटल के बारे में। तो कंकाल का मतलब होता है कि किसी भी जंतु या एनिमल की वैसी रचना जिसमें केवल आपको हड्डियां, बोन्स दिखाई देती है, अस्थि दिखाई देती है, उसमें आपको त्वचा नहीं दिखाई देगा, मांसपेशियां नहीं दिखाई देगी, ये सब अपूर्ण अपुष्ट रचना है, वो केवल कंकाल में हड्डी की रचना दिखाई देती है। उसी तरह से जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अणु और परमाणु की वास्तविक संख्या नहीं रहती है, इसलिए इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। और चूंकि ऊपर में तो संतुलित का उदाहरण लिए थे और अब जो समीकरण है यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तो इसलिए इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग
संतुलित भी करेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। इसके लिए अब आपको अगले दिन इंतजार करना पड़ेगा। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बातें आपको, कुछ होमवर्क आपको पूरा करके आना होगा कि आप अपने घर से, मैं जो किताब में, आपके बुक्स में जो ढेर सारे इक्वेशन है, समीकरण है, उनमें से आप कुछ समीकरणों को ट्राई कीजिएगा कि कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो वैसे मैक्सिमम समीकरण आपको बुक में संतुलित अवस्था में ही मिलेगी, लेकिन आप अणु परमाणु की संख्या कम से कम ज्ञात कर लेंगे कि समीकरण अगर संतुलित है तो उसमें जो उत्पाद में तत्व है या अभिकारक में तत्व है तो किस तत्व के कितने परमाणु हैं, इस पर आप वर्कआउट कर लेंगे घर में जाकर के। तो अगले दिन का क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मूलक की सहायता से जो लोग अभी तक सूत्र नहीं बनाए होंगे, हमने कहा था कि कुछ प्रैक्टिस आपको कर लेना है, वो भी काम कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो अगला क्लास होगा वो काफी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उस दिन हम लोग रासायनिक समीकरणों का संतुलन देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। थोड़ा सा लंबा भी हो सकता होगा और इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक में जितने भी वीडियो आपको दिया गया है, अपलोड किया गया है, उसको आप सावधानी पूर्वक देखेंगे, समझेंगे और कोई समस्या होगी तो उस समस्या को रखेंगे। और अंत में पुनः मैं वही रिक्वेस्ट दोहराऊंगा कि सभी से ये निवेदन है कि आप किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले दिन के क्लास में आप निश्चित रूप से अधिक लोग शामिल होंगे और रासायनिक समीकरणों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।